दिल थाम के बैठिएगा। जैसे कि जीएस पेपर 2 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि पॉलिटी हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, जब इनके क्वेश्चंस आते हैं तो वो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो दिल थाम के बैठने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंस बहुत चाहिए समझने के लिए। लेकिन अगर आपने इस क्रोनोलॉजी को समझ लिया तो आपका 80% जो है वो एक जो माइंड मैप होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के जो दोनों क्वेश्चन है बहुत लेंदी हैं। अगर एक क्वेश्चन ही बहुत लंबा जाएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, तो फिर आगे देखते हैं कि सेकंड डिस्कस कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण के क्षीण होने के, क्षीण मतलब डिस्ट्रॉय, ख़त्म होने के साथ ही, आपको लग रहा है ना अब धीरे धीरे वैश्वीकरण जो है, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्षीण होने के साथ ही शीत युद्ध के बाद दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। स्पष्ट कीजिए। आप ये बताइए, अब आप खुद महसूस कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हर जो कंट्री है वो खुद को फर्स्ट रखने की, खुद को पावरफुल बनाने की, खुद सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा आत्मनिर्भर जैसे भारत हो गया जो स्लोगन चलता है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का मतलब क्या होता था, पूरा जो हमारा, जैसे कि ये यूएसए हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा प्यारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, रशिया वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता था, वैश्वीकरण का मतलब होता था सभी की कनेक्टिविटी, सभी एक दूसरे के साथ चलें और विकास करें। लेकिन अमेरिका फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, रशिया फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, इन शब्दों के प्रयोग ने दिखाया कि अब संप्रभु राष्ट्रवाद की ओर जो है वो दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो अग्रसर हो रही है। तो इस चीज़ को समझना है, तो बताना था कि किस तरीके से वैश्वीकरण से होते हुए शीत युद्ध के बाद संप्रभु राष्ट्रवाद जो है वो डेवलप होता जा रहा है, स्पष्ट करना है। तो मैं आज आपको सबसे पहले जो है पूरा बताऊंगी कि कैसे कॉलोनाइजेशन टाइम से, मतलब उपनिवेशवाद से, जो कि हमने भारत में भी एक्सपीरियंस किया काफ़ी ज़्यादा, तो उपनिवेशवाद से सॉवरेन राष्ट्र तक की जो विकास धारणा है वो कैसे बनी। तो सबसे पहले वो नोट कर देती हूँ। देखिए, तो जो हमारा फिफ्टींथ सेंचुरी से लेके 2008 अभी तक 2025 चल रहा है, सॉरी 2026 चल रहा है, मैंने इसके बेस पे बोल दिया। तो इसका एक विकास कैसा हुआ। सबसे पहले विश्व में कॉलोनाइजेशन आया, उपनिवेशवाद आया। उसके बाद जो कि 15 टू 20th सेंचुरी में चला, जिसमें आपने भी देखा भारत में किस तरीके से स्वतंत्र होने की एक विकास हुआ और कैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और आज हम आफ्टर 75 ईयर जो हमारा स्वतंत्रता के चल रहे हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति हुई 1945 टू, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, और फिर उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने लगी। फिर उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद एलपीजी आया, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। 1991 जब इंडिया में जो है वो आर्थिक संकट आया था, तो हमने भी एलपीजी में, ग्लोबलाइजेशन में कदम रखा और हमने ओपन मार्केट बनाया, क्योंकि तब तक क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, फिर हमारी ओपन इकोनॉमी हुई 2008 से अभी तक। अब उपनिवेशवाद में क्या क्या हुआ, इस टाइम पे जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ मानी जाती थी। ब्रिटेन, फ्रांस है ना, पुर्तगीज़, इन सबको आपने देखा कैसे इन्होंने एशिया, अफ्रीका, जो थोड़ी वीक कंट्रीज़ थी उन पे शासन करने की कोशिश की। इनका मेन टारगेट क्या था, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, मतलब अपनी प्रभुत्व स्थापित करना, आर्थिक दोहन करना। किस तरीके से इन्होंने भारत का जो है आर्थिक दोहन किया था, इससे कोई भी कुछ भी छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। सामरिक विस्तार, कैसे अपने एरिया को विस्तारित करना, जैसे हम कॉलोनी बन गए थे, जो हमने गोवा को फिर लास्ट में छुड़ाया है ना, सामरिक विस्तार। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, मतलब कॉलोनाइजेशन हुआ। असमान शक्ति का संरचना, जिसके पास जितनी पावर थी, शक्ति उसके पास होती थी, तो क्या है, असमानता बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आया, अब इसके बीच में हमने काफ़ी युद्ध किए, भारत ने किए। एक तरीके से, एक तरफ फ्रांस जो है अपनी क्रांति ला रहा था स्वतंत्र होने के लिए, एक तरफ जो
लैटिन अमेरिका था, साउथ यूएसए था, वो भारत, किस तरीके से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, फिर आप डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, है ना। उसी तरीके से बाकी जगह पे उपनिवेशवाद से मुक्ति की कोशिश की जा रही थी। आया 1945। 1945 में क्या विकास हुआ, डीकोलोनाइजेशन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एशिया अफ्रीका सबको जो है वो फ्रीडम मिल गई, है ना। एशिया अफ्रीका को फ्रीडम मिल गई। शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध के बाद दो पोल बने। एक पोल में यूएसए वर्सेस बनाम रशिया, मतलब सॉरी उस टाइम पे यूएसएसआर था, और जो सेकंड में थे वो नव स्वतंत्र थे देश, जैसे कि भारत भी था उसमें, ठीक है, नव स्वतंत्र देश, कंट्रीज़। फिर आया हमारा 1991 टू 2000। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, एलपीजी, मैंने बताया आपको एलपीजी का विकास हुआ। आईएमएफ बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ताकि एक जगह विकसित देश पैसे इकट्ठा करें और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी उनकी हेल्प की जा सके। इस तरीके से उसमें क्या हुआ, मुक्त व्यापार, मैंने ओपन ट्रेड का बताया आपको, है ना। मुक्त व्यापार को जो है प्रमोट किया गया। पूंजी प्रवाह, कैपिटल जो है फ्लो बढ़ा, इन्वेस्ट करने लगे। जैसे ही ओपन मार्केट हुआ इन्वेस्टर्स आने लगे, पूंजी प्रवाह बढ़ा। उससे क्या हुआ, आर्थिक विकास की तरफ हमारा कदम हुआ। 2008 आया। यहाँ से क्या हुआ, वैश्वीकरण धीरे धीरे क्षीण होने लगा। इसका कारण ये था कि पहले तो लगा कि वैश्वीकरण का मतलब होगा हम एक दूसरे को सहायता करेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन का इफ़ेक्ट कैसे दिखा कि जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज, रशिया जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री जो पावरफुल खुद को समझते थे, स्पेशली रशिया, अमेरिका, ऐसी कंट्रीज़ वापस से अपनी जो है वो पावर बढ़ाने लगे। उन्होंने सोचा कि हमारी पावर चले, दो पोल में जो है वो वर्ल्ड डिवाइड हो जाए। इसी को वापस से, क्योंकि हम बहुत कुछ फेस कर चुके थे, हम वापस इस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते थे, तो यहीं से संप्रभुता, सोवरेन कंट्रीज जो है वो बनने लगी। सोवरेन कंट्री, डिपेंडेंसी ज़्यादा ना रख कर किसी और पे। फिर हमारा जो है, जब कोविड-19 आया तो रियलिटी तब आई जब कोविड-19 में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और कोई भी दूसरे देश की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था। जैसे हमने सेल्फ वैक्सीन बनाई थी अपनी, है ना। इससे क्या हुआ, वित्तीय संकट आए, उस टाइम भी किसी ने इतनी हेल्प नहीं की, सब ने अपनी जो है वो सेल्फिश होकर अपना कार्य किया। यूएसए और चाइना जैसे कंट्रीज़ ने जो है वो संरक्षणवाद, मतलब टैरिफ लगा के खुद की कंट्रीज़ को जो है वो सेव करना, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सॉवरेन कंट्रीज़ की तरफ प्रमोटिंग हुई। तो अब जब यूएसए और चाइना करेंगे तो छोटी कंट्रीज़ क्यों ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ तो होती है, तो यही सब ने मेंटेन करने की कोशिश की। तो उसी टाइम पे आपने ब्रेग्जिट सुना होगा, है ना, ब्रिटेन का एग्ज़िट हो गया। फिर अमेरिका फ़र्स्ट जैसे थॉट आई कि अमेरिका फ़र्स्ट, चाइना, तो यही सारी जो थॉट्स थे, यही सारी जो चीज़ें हैं, उसने ग्लोबलाइजेशन से लेके और आज जो है वो हम सॉवरेन कंट्रीज़, संप्रभु राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हमें कैसे आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था उदारीकरण, मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय संस्थाओं पर आधारित थी, किंतु 21वीं सदी के दूसरे दशक से वैश्वीकरण की सीमाएं उजागर हुई। राष्ट्रों ने अपने हितों की रक्षा हेतु संप्रभु राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित किया। वैश्वीकरण क्षीण होने के कारण क्या थे, रीजंस बता देंगे, क्योंकि हम ये पूरी डिटेलिंग तो नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं एक मैंने समझाने का तरीका था कि आपको पहले चीज़ें समझ में आ जाए। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको जितना पता है सब कुछ बता देना है, नहीं। प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप 150 वर्ड से 250 वर्ड में जो है वो उस थॉट को क्लियर समझा देते हैं। तो वैश्वीकरण क्षीण होने के कारण क्या थे, आर्थिक असमानता, असमान लाभ जो है वो वितरित हुआ, घरेलू असंतोष हुआ कंट्रीज़ में। वैश्विक वित्तीय संकट 2008 ने मुक्त बाजार मॉडल को स्थापित किया। कोविड-19 की महामारी ने सबके फेस से मुखौटे हटाए और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।
तकनीकी संप्रभुता, डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता आई, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई जैसे अमेरिका चीन का तनाव, व्यापार युद्ध वगैरह, ये कारण हो गए। फिर संप्रभु राष्ट्रवाद की जो उभरने के रीजंस थे वो क्या थे? संरक्षणवाद, टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो प्रतिबंध होते थे, घरेलू उद्योग, मतलब सभी कंट्रीज़ क्या है, एक्सपोर्ट करना चाहती है बट इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहता, है ना। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षणवाद पर आता है। राजनीतिक राष्ट्रवाद, ब्रेग्जिट जैसी थॉट, अमेरिका फर्स्ट, रणनीतिक स्वायत्तता, रक्षा में, ऊर्जा में, बहुपक्षीय संस्था का आत्मविश्वास जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सीमाओं और पहचान पर जोर, कंट्रीज़ ने अपनी सीमाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इसी बीच भारत के क्या कदम थे? क्योंकि अगर हम कंट्रीज़ की इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे कभी भी, उसमें हमारे भारत का क्या वे फॉरवर्ड है या भारत का क्या विज़न है, हमें वो भी क्लियर बताना है कि वो क्या स्टेप्स ले रहा है। भारत के कदम क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, रणनीतिक स्वायत्तता, डेटा संरक्षण, डिजिटल संप्रभुता। वैश्वीकरण का क्षीण होना इसका अंत नहीं बल्कि उसका पुनर्संतुलन है। विश्व व्यवस्था संप्रभु राष्ट्रवाद आधारित बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो क्योंकि अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबी क्लास ना हो, ताकि आप बाकी चीज़ें भी अपनी जो है पढ़ पाएँ, जो प्री के लिए अब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्री में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ऑलमोस्ट एवरेज डे अगर लेते हैं 100 डेज़ है, चाहे वो MPPSC के लिए हो या फिर UPSC के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।